और अपने आप में यह डेवलपमेंट काफी अहम है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फौज डोनेट्स्क के नोवोहरदीविका पर कब्जा कर चुकी है। यह पोक्रोवस्क से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है और इस जंग में यूक्रेन को 24,000 सैनिक गंवाने पड़े हैं। 24,000। पोक्रोवस्क के करीब रूसी सेना पहुंच चुकी है और अब पोक्रोवस्क पर हमले की तैयारी की जा रही है। और साथ ही नोवोहरदीविका पर कब्जे के साथ ही रूसी फौज का हाईवे नंबर M04 पर भी कब्जा हो गया है। इस हाईवे से डोनेट्स्क और लुहांस्क तक हथियार की सप्लाई होती थी, लेकिन अब वो बंद है। जी हां, अब रूसी फौज का अगला टारगेट बताया जा रहा है पोक्रोवस्क। निशाने पर पोक्रोवस्क है। यहां से दो अहम सड़कें निकलती हैं। पहली है रोड नंबर T0504 और दूसरी सड़क है T0515। इन दोनों सड़कों से यूक्रेन की सेना खार्किव, डोनेट्स्क और लुहांस्क तक हथियार और रसद की सप्लाई करती है। वहीं वोलोदार में भी भीषण जंग चल रही है। यहां से गुजरने वाला हाईवे मारिंका होते हुए कुर्स्क तक जाता है। हाईवे नंबर 532 बंद होते ही कुर्स्क और मारिंका जैसी जगहों पर यूक्रेन की सप्लाई बंद हो जाएगी। यह भी एक बड़ी रणनीति नजर आ रही है रूस की इस पूरे मामले में। मनीष, एक चीज हम समझना चाहेंगे कि रूस के ये जितने भी ऑपरेशन है कुर्स्क के बाद से, उसमें तेजी भी आई है। तो क्या अब सिर्फ इसको यह समझा जाए कि कुर्स्क को पूरी तरह से वापस कंट्रोल में लेना मकसद है, या फिर अब तक रूस का जो कब्जा रहा है उसके दायरे को और ज्यादा बढ़ा देना है? देखिए, कुर्स्क को तो वापस लेना ही होगा क्योंकि वो रूसी टेरिटरी है और ऐसी स्थिति में उस पर पूरी तरह से रूस को अपने नियंत्रण में रखना होगा। लेकिन जहां तक पोक्रोवस्क का सवाल है, तो पहले बाखमुत और उसके बाद अवदीवका, इन दोनों शहरों पर जब रूसी सेना ने अपना कब्जा जमाया, उसके बाद से पोक्रोवस्क की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई थी, क्योंकि पोक्रोवस्क से ही सारा सप्लाई चाहे डोनेट्स्क इलाके में, लुहांस्क इलाके में या फिर बेलगोरोद कुर्स्क के बॉर्डर तक जाता था। अब जबकि पोक्रोवस्क को कहा जा रहा है कि अगले एक आध हफ्ते में वो कब्जा कर लेंगे, तो वैसी स्थिति में यूक्रेनियन सेना को और पीछे हटना पड़ेगा, यानी वो और कीव की तरफ आते जाएंगे। तो धीरे धीरे यूक्रेनियन सेना अपनी जमीन को खोती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक संकेतात्मक तौर पर कुर्स्क में कब्जा करने की कोशिश की थी। निश्चित तौर पर वो उनकी एक बड़ी सफलता थी कुछ दिनों के लिए, लेकिन आज जो हालात है उसमें देखकर ये लग रहा है कि इस महीने के आखिर तक शायद एक भी यूक्रेनियन सैनिक कुर्स्क की जमीन पर मौजूद नहीं रहेगा। बिल्कुल। और देखिए, इधर एक और बड़ी खबर आ रही है। स्वीडन कीव को दे सकता है ग्रिपेन जेट। जी हां, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ज़ेलेंस्की ने ग्रिपेन मिलने के दिए हैं संकेत। जल्द यूक्रेनी पायलट लेंगे ग्रिपेन की ट्रेनिंग और स्वीडन ने 3,720 करोड़ की मदद दी है। और सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, क्या होता हुआ यहां पर आपको नजर आता है? क्योंकि जंग ऐसा लगता है कभी कि आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है, फाइनल मोड आ चुका है। दूसरी तरफ बातें शांति की होती हैं कि कुल मिलाकर ये जंग अब इसलिए भी आगे बढ़ाई जा रही है कि बार्गेनिंग पावर किसकी ज्यादा रहे, बातचीत की टेबल पर अगर बैठने की नौबत आए तो। क्या दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नजर आती है, कोई उम्मीद दिखती है? देखिए, वैसे तो समीर अभी तक ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि कुर्स्क के बाद लगातार रूस ये साफ कर चुका है कि जब तक अब वो कुर्स्क के इन इलाकों को खाली नहीं करा लेगा, अपने काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन बंद नहीं करेगा। 48 घंटे में खासतौर पे कुर्स्क, जैसा मनीष भी बता रहे थे, 4 बड़े गांव को कैप्चर किया है रशियन फोर्सेस ने। उनकी 51 जो पैराशूट रेजिमेंट है और दूसरी जो उनकी इन्फेंट्री ब्रिगेड्स हैं, वो लगातार अब काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशंस को आगे बढ़ा रही है। और बिल्कुल ठीक कहा गया कि जब तक नेगोशिएशन नहीं होगा, जब तक कुर्स्क पूरे अपने हाथों में नहीं आ जाएगा और कुछ एडवांस फोर्सेस के तौर पर वो यूक्रेन के कुछ इलाकों को अपने कब्जे में नहीं कर लेते, क्योंकि यूक्रेन ने 6 अगस्त के बाद अपनी स्थिति को मजबूत किया। यही वजह कि नाटो के तमाम देश अब उसके साथ खड़े हैं, उसको लगातार लॉन्ग रेंज मिसाइल देने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच की ये बातचीत तब तक पूरी नहीं होगी जब तक यूक्रेन इन इलाकों को छोड़कर पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि रूस ये मान चुका है कि ये इलाके उसके हैं और अगर यूक्रेन के कोई भी सैनिक, कोई भी सिविलियन वहां मौजूद है, तब तक वो नेगोशिएशन के लिए नहीं बैठेगा। ठीक है, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए, इस बीच लेबनान पर इजराइल का भीषण हमला हो गया है। दक्षिण लेबनान में यूक्रेन ने कर दिया प्रहार। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूद बरसाया गया है। तो हिजबुल्लाह के ठिकानों को कैसे बनाया गया है निशाना इजराइल की तरफ से? ये रूस यूक्रेन का वॉर फ्रंट, जिसकी अहम खबरें हमने आपको दिखाई, और अब लेबनान और इजराइल के वॉर फ्रंट से ये बहुत अहम खबर तस्वीरों के साथ आपके सामने है। लेबनान पर इजराइल ने भीषण हमला किया है। दक्षिण लेबनान में यूक्रेन
का ये प्रहार सामने आया है। इजराइल का ये प्रहार सामने आया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूद बरसाया गया है। और इस बीच जिक्र एक अहम बयान की तो रूस यूक्रेन युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। मैं जीता तो 24 घंटे में खत्म करा दूंगा युद्ध, ये कहा है ट्रंप ने। कमला हैरिस का ट्रंप पर जवाबी हमला। ट्रंप राष्ट्रपति होते तो पुतिन आज कीव में बैठे होते, ये कह रही है कमला हैरिस। प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान यह बयान सामने आया। तो कमला हैरिस की तरफ से जो कहा गया वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। इन बातों में किसकी बातों में कितना दम नजर आ रहा है? बल्कि अगर मनीष मैं ये सवाल आपसे करूं तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के डिबेट से मुझे एक बात तो समझ में आई कि दोनों में से कोई भी राष्ट्रपति बने, युद्ध नहीं रुकने वाला है। बस युद्ध का मोर्चा हो सकता है कि आगे पीछे होता रहे। जैसे कि कमला हैरिस ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं राष्ट्रपति तो फिर इस वक्त कीव में जो है सो पुतिन होते हैं। मतलब यह है कि मान लीजिए अगर डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं, जो कि वो कह रहे हैं कि हम बात करते हैं, पुतिन से भी बात करेंगे, जेलेंस्की से भी बात करेंगे। देखिए, बातचीत से तो कुछ अभी फिलहाल होता हुआ दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि तब युद्ध जरूर जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि अगर कमला हैरिस बनती है तो फिर 2 साल के बाद इजराइल का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो हर हालत में एक बात तय है, वो ये है कि युद्ध होकर रहेगा, युद्ध होता रहेगा, युद्ध रुकने वाला नहीं है। कि डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति बन गए तो भी ये युद्ध जारी रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप भी अगर राष्ट्रपति बनेंगे तो भी युद्ध जारी रहेगा, कमला हैरिस भी राष्ट्रपति बनेंगे तो भी युद्ध जारी रहेगा। वो बात इसलिए है क्योंकि व्हाइट हाउस में बैठने वाले व्यक्ति को हम और आप दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति कहते हैं, लेकिन अमेरिका की जो लॉबी उसे चलाती है वो इस युद्ध को रोकने नहीं देगी। ठीक है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है मनीष, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव प्रचार के दौरान लगातार ये दावे कर रहे हैं कि मैं होता तो ये युद्ध यहां तक नहीं पहुंचता, ये युद्ध खत्म करवा देता। लेकिन अपने आप में कई समीकरण हैं जो सामने आते हैं अमेरिका से भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।